के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। प्रोडक्शन अप्रोच, इसके तहत नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 न्यूज पर हमारी खास पेशकश स्कैम्स एंड फ्रॉड्स और मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट की। और अक्सर जब फिक्स्ड डिपॉजिट में लोग पैसे जमा कराते हैं और कई बार उनकी शिकायत ये रहती है कि जो कंपनियों में वो पैसे जमा कराते हैं तो उनको सही रिटर्न नहीं मिलता। कई बार उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मारा जाता है और रिटर्न तो कई बार मिलता ही नहीं। इन तमाम दिक्कतों के निवारण के लिए धारा 58A कानून में मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, अपना डूबा हुआ पैसा वापस कैसे पाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वित्तीय सलाहकार रवि नाथानी जी होंगे जो दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपके डिपॉजिट या फिर आपके निवेश से जुड़ी समस्याएं हो, दिक्कतें हो या परेशानियां हो, उसका जवाब हमारे वित्तीय सलाहकार रवि नाथानी जी देंगे। नमस्कार। आजकल इन्वेस्टर्स की ये रेगुलर कंप्लेन आई हुई है कि हमने जितने भी एपिसोड्स किए हैं स्कैम्स एंड फ्रॉड्स के, बार बार हर इन्वेस्टर ने एक ही कंप्लेन की है कि हमने फिक्स डिपॉजिट्स एक कंपनी में किया है, नामचीन कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और लिस्टेड होती हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हैं। वो सारी कंपनीज डिफ़ॉल्ट करती हैं और डिफ़ॉल्ट भी कोई ये 15 या 20 दिन या 1-1.5 महीने का नहीं होता, ये डिफ़ॉल्ट होता है काफ़ी बड़े समय का। किसी किसी की मैच्योरिटी पीरियड अप्रैल 2013 में एक्सपायर हो चुकी होती है और अब तक वो इन्वेस्टर जूझ रहा है, अब तक वो इन्वेस्टर कोशिश कर रहा है कि मुझे वो पैसे वापस मिल सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जितने भी ये इन्वेस्टर्स हैं, मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स की एज होती है वो एज है सीनियर सिटीजन की। रवि, आप बने रहे हैं। हम दरअसल दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि कई बार जो निवेशक है उनको धोखा मिलता है, ऐसे में धारा 58A की बात आती है जो कानून में प्रोविजन है जिसके तहत कंपनी लॉ बोर्ड में शिकायत की जा सकती है और निवारण किया जा सकता है समस्याओं को। उसको समझने की कोशिश ग्राफिक्स के जरिए कर लेते हैं कि दरअसल ये धारा 58A है क्या। एक्ट 1956 के सेक्शन 58A के मुताबिक कोई भी कंपनी या व्यक्ति विशेष किसी भी तरह के निवेशी योजना बिना विज्ञापन के स्वीकार नहीं कर सकते, न ही उससे शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 58A(1) के अनुसार कोई भी कंपनी या व्यक्ति विशेष किसी भी तरह के डिपॉजिटरी स्कीम बिना विज्ञापन के शुरू नहीं कर सकते और न ही डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। निवेशी योजना के विज्ञापन में यह आवश्यक होता है कि कंपनी या व्यक्ति विशेष अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा जाहिर करे। निवेशी योजना RBI, वित्त मंत्रालय और सेबी के गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए। 1974 से पहले के डिपॉजिट स्कीम्स RBI एक्ट 1934 चैप्टर 3B के अनुसार होना चाहिए। कोई भी कंपनी निवेशी स्कीम को रिन्यू नहीं कर सकता अगर ऊपर दिए नियम के अंतर्गत योजना नहीं है तो। अगर कोई भी कंपनी क्लॉज C के सब सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत निवेशकों के पैसे तय समय सीमा पर और तय रकम नहीं देती, तब उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और कंपनी को निवेशकों के पूरे पैसे ब्याज समेत लौटाने होंगे और ऐसा न करने पर कंपनी के सारे बड़े अधिकारियों को कानूनी सजा हो सकती है या रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन ये कुछ प्रावधान है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत धारा सेक्शन 58A के, जिसके मुताबिक
कोई भी योजना बिना विज्ञापन के स्वीकार नहीं की जा सकती, यानी कि कंपनी को पहले उसका विज्ञापन जारी करना होगा और उसके बाद ही निवेशकों से उसमें पैसा लगाने की बात या फिर उसकी अपील जो है वो की जा सकती है। रवि नाथानी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जी, दरअसल फिक्स डिपॉजिट वो लोग चुनते हैं जो लोग शायद थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर या फिर शेयर मार्केट में, और बैंक के मुकाबले चूंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, तो लोगों को लगता है कि सबसे सुरक्षित माध्यम है ये अपने पैसे को थोड़ा बढ़ाकर हासिल करने का, लेकिन अक्सर इसमें धोखे का शिकार हो जाते हैं। किस किस तरह की गड़बड़ियां कंपनियों की तरफ से की जाती है और उसकी रिड्रेसल के लिए क्या क्या तरीके हैं? जी देखिए, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि कॉमन इन्वेस्टर यही सोचता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल सके और मैं वो इनकम सेफली कमा सकूं, सेफेस्ट वे में जिसको हम कहते हैं कमा सकूं। तो ये लिक्विडेटिव जो ऑफर्स आते हैं, बहुत ही उम्दा ऑफर्स आते हैं सारी कंपनी से, ये कहते हैं कि हम 18% इंटरेस्ट पर एनम देंगे, जहाँ पे अगर हम बैंक को कंपेयर करें तो वो सिर्फ 9 और 9.5 या 10% तक सीमित हो जाता है। तो ऐसे स्टेज पे इन्वेस्टर्स ये सोचता है कि कुछ ज़्यादा इनकम मिले, लेट्स गो फॉर इट। और कंपनी का नाम मैंने जाहिर है सुना है, कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में और सारी जगह। मैं इन्वेस्टर से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड कंपनी है और ऐसी आर्टिकल्स, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स देती हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्टर्स को एक होमवर्क कर लेना चाहिए। होमवर्क क्या होता है कि कंपनी का बैकग्राउंड चेक, फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक क्या है, क्या कंपनी ने पहले कभी डिफॉल्ट किया है, या कंपनी ने अगर वो पैसे ले रही है तो कौन से कारण के लिए ले रही है, क्या उसमें आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कंपनी के। वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करे। क्योंकि मैंने जितने भी फ़ोन कॉल्स हमने जो कस्टमर्स के आते हैं वो सब यही कहते हैं, हमें किसी ने सजेस्ट कर लिया, हमने पैसे लगा दिए, हमारे पास पैर में पैसे पड़े थे, अब जिसने सजेस्ट किया वो भी घूमे और कंपनी से बात करने जाओ तो कंपनी में धक्के खाने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, मेजॉरिटी कंप्लेंट्स ये सारी सीनियर सिटीजन की है। तो सीनियर सिटीजन क्या होता है, फॉलो अप में थोड़ा सा डिले प्रोसेस होता है। तो थोड़ा वक्त लगाते हैं। उस चीज़ के लिए मैं बार बार अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक सेक्शन 58A जो हमने कोशिश की बताने की, दिखाने की कि एक्चुअली उस केस का रीज़न क्या है, उस सेक्शन का मतलब क्या है। वो सेक्शन आप अगर कंपनी लॉ बोर्ड में जाओ, जो बलाट पियर बॉम्बे में उनकी एड्रेसेस हैं, वहाँ पे अगर आप अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करो तो वहाँ लेस देन 180 डेज, बोलते तो वो 90 डेज हैं, लेकिन 90 से 180 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट से जजमेंट ऑर्डर पास होता है। वो आपके हद में होता है टू रीपे द एंटायर अमाउंट विथ द इंटरेस्ट एज वेल एज द पेनल्टीज जो कंपनी को लगती है, वो सब आपके हित में जाएगा और कंपनी को आपको पैसे तुरंत देने होंगे। तो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसकी वजह से वजह क्या, या तो कंपनियां ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतती है? जी नहीं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ होता है इलिटरेसी। ये एक पर्दा है जो इंसान, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पता नहीं है। हमारे इंडिया में, हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो एक आम आदमी के रीच तक भी नहीं है। वो ये सोचता है बस मैंने कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने, मुझे बहुत सारे पैसे लगने। लेकिन यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी का धक्का, मतलब आपको खैर कोर्ट में जाना होगा, लेकिन इसमें एक्सपेंस जो होगा वो सिर्फ ये होगा कि आपको एक कागज उठा के अपनी एक कंप्लेंट लिखनी है और वो कंप्लेंट जाके एक स्पेसिफिक जगह पे जाके रजिस्टर करनी है। बस उतने का ही आपके सर पे खर्चा है। और उसके बाद जो कंपनी फॉलो अप करेगी, जो कंपनी लॉ बोर्ड है, स्ट्रक्चर जो है उस चीज का, वो आपको दिखती है। रीजन क्या है ये सब बताने का हमारे दर्शकों को एक ही है कि बार बार हमें एक कंप्लेंट्स आती है। अगर हमने 10 ईमेल्स आज दिन में आए हैं तो उनमें से 9 ईमेल ऐसी होती हैं जहां इन्वेस्टर्स कंप्लेंट करता है कि मुझे पैसे नहीं मिले, अब मैं कहां करूं, कंपनी फोन नहीं उठा रही, कंपनी ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज कर दिया है, कंपनी ने एड्रेसेस चेंज कर दिए हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिरला पावर सॉल्यूशंस, यश बिरला ग्रुप की इतनी बड़ी पैमाने पे कंपनी है, इतनी बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, उन्होंने जब अपनी एड्रेसेस चेंज की तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स को तो ये भी नहीं पता था कि कंपनी आज कहाँ से लोकेटेड है। जब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया या उन्होंने और भी सोर्सेज से, तब उनको पता चली कि कंपनी ने अपना स्ट्रक्चर पूरा चेंज करके एक और जगह पे कर दिया। अब ये सारी चीजें इन्वेस्टर नहीं सोच सकता, वो तो दिक्कत में आ जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे खटखटाऊं। तो फिर जैसे मान लीजिए किसी कंपनी पर ये साबित भी हो गया कि उन्होंने अपने कंज्यूमर के साथ गड़बड़ की, या उनको वक्त पर रिटर्न नहीं दिया, या उनका प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसका भी पता नहीं लगा, या जिस तरह की आप तमाम बातें बता रहे थे कि एड्रेस चेंज हो गया, तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्या क्या मुमकिन है इस एक्ट के तहत?
देखिए, इस कंपनी में कार्रवाई सीधी एक तरफा होती है, वो होती है इन्वेस्टर के हित में। कंपनी जब भी कोई इन्वेस्टर कंपनी लॉ बोर्ड में कंप्लेन करने जाता है, तो उस वक्त जो प्रोसीजर ये होता है कि कंपनी लॉ बोर्ड कंपनी के डायरेक्टर्स को पूछती है एंड दे आस्क ओनली वन वैलिड रीजन व्हाई यू हैव नॉट पेड द एंटायर अमाउंट टिल डेट। Either you pay the amount with the saturated time which we are giving it to you, or face the consequences। इतना strict order होता है वो कि straight forward कोर्ट इन्वेस्टर के हित में फैसला देती है और उनको 30 से 40 दिनों का टाइम देती है, और उस टाइम के अनुसार आपको विथ इंटरेस्ट, अगर आपकी मैच्योरिटी समझ, जैसे मैंने पहले कहा अप्रैल 2013 में हो गई है, तो अप्रैल टू अभी जनवरी 2014 है, तो उसका जितना भी डिफरेंस होता है विथ इंटरेस्ट आपको पेमेंट देना होगा on that specific day which is being declared by the company law board। लेकिन जानकारी के अभाव के अलावा क्या वजह है? चूंकि इतना सख्त प्रोविजन है कि निवेशकों का जो है इस तरह से धोखा नहीं किया जा सकता या उनका पैसा जो है वो डूब नहीं सकता, कानून में इसका बाकायदा प्रावधान है, लेकिन फिर भी 10 में से 9 कॉल्स जो है वो निवेशकों की इसी बाबत होती है कि उनको उनके अमाउंट का नहीं पता चल रहा है या कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर जानकारी के अभाव के अलावा बाकी कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से निवेशक नहीं पहुंच पाते वहां तक? जी देखिए, पहली बात तो सीधी यही है कि आदमी ये सोचता है कि छोटे रकम के लिए मैं कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर खाऊं, लेकिन जब वो रकम क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते, आज देखो किसी इंसान को एक कॉमन एक चीज हो गई है, मैंने अगर किसी 4 आदमी से पूछ लिया भाई आपने 4,500 या 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आप क्या उसे लड़ने के लिए कोर्ट जाओगे? तो मेजॉरिटी आदमी का ये होता है यार मेरा खुद का इतना बिजी स्केड्यूल है, मैं क्यों अपने पैसे लड़ने जाऊं, छोड़ देता है। वो कारण है जिसको बहुत सारी कंपनीज मिसयूज करती हैं। दिस इज अ लूप होल इन द सिस्टम। जो कंपनी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसे लेती है, जैसे 5,000 फिक्स डिपॉजिट ले लिए, 15,000 फिक्स डिपॉजिट ले लिए, तो आदमी ये सोचता है कि मैं नौकरी वाला आदमी हूँ, या मुझे अगर घर में पूरा दिन बैठना है, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं खाने, ये सोचा चलो 15,000 मेरी जिंदगी के खत्म हो गए। लेकिन जब वो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट बनते बनते वो 15,000 का 1 लाख रुपया हो जाता है, उस वक्त वो आंखें खुल जाती हैं, अरे मेरे 1 लाख रुपए पड़े हैं, कम से कम थोड़ा बहुत तो मिलेगा। तब इन्वेस्टर्स आके झगड़ा करते हैं और कंपनी से सवाल करते हैं कि हमारे पैसे क्यों नहीं दिए। सी दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। लेकिन क्या इसका सोल्यूशन ये भी है कि जैसे एक निवेशक जाता है तो उसको लगता है कि जैसा आपने बताया कि मैं एक अमाउंट के लिए कितनी लड़ाई लड़ूंगा और छोटी सी अमाउंट है वो जाने देता है, क्या निवेशक मिलकर एक फॉरम नहीं बना सकते हैं? जब क्योंकि एक कंपनी के खिलाफ इस तरह की कई शिकायतें आती होगी, तो फिर निवेशक एक मंच पर आए और फिर वो उसकी उस तरह से शिकायत करे, क्या ये मुमकिन है? देखिए, इसमें क्या होता है, हमने रेगुलरली अगर किसी से बात करो तो कॉमन सवाल ये होता है कि सब बोलेंगे हमने कंज्यूमर कंप्लेन कर ली। ये चीज में कंज्यूमर कंप्लेन में कोई फायदा नहीं है। यहाँ क्या होता है, सपोज पार्टी ए ने कंप्लेन किया है अबाउट एक्स कंपनी, अब जब दूसरी कंपनी सपोज करो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद दूसरा भी कोई बंदा ये समझ में आता है कि उसकी पेमेंट्स ड्यू है और कंपनी ने पेमेंट नहीं किया है, अगर वो भी कंपनी को कांटेक्ट करता है, कंपनी लॉ बोर्ड को, तो वो मर्ज हो जाता है पार्टी ए के साथ। तो ऐसे क्या होता है, ए बी सी और ऐसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब क्लब किए जाते हैं एक स्पेसिफिक केस में, और कंपनी के हित में वो कंपनी के अगेंस्ट में वो फैसला कर दिया जाता है कि ये जितने भी पार्टीज हैं, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द नंबर्स, कोई जरूरत नहीं है किसी ने, क्योंकि ए पार्टी ने 2 महीना पहले कोर्ट में केस किया है, तो अगर जो जेड पार्टी है वो आज के लिए जा रही है और कल कोर्ट में फैसला है, तो जेड भी मर्ज हो जाएगा कल के लिए, और उसको कल का कल पैसे पूरे करने होंगे। इस चीज का जो सेक्शन 58A में ये चीज का फायदा है। इन्वेस्टर्स को मैं बार बार इत्तला यही करता हूं कि अगर आपके पैसे अटके हैं और अगर आप कोई चीज के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम जाहिर है पूरी स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपके साथ रहे, आपके साथ हमेशा इस चीज में शामिल रह सके। और हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तो अगर आपकी कोई मौजूदा समस्या है इसी तरह के किसी निवेश से जुड़ी हुई, तो आप हमारे वित्तीय सलाहकार से उसका हल जान सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी रकम को वापस पा सकते हैं। नैथानी जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जब पैसा लगा देता है कोई निवेशक और वो इस तरह से डूब जाता है या उसको नहीं मिलता है वक्त पर, ये तो एक समस्या हो गई, लेकिन पैसा लगाने से पहले किस किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए निवेशक को उस कंपनी, क्योंकि कई बार कई नाम इतने बड़े होते हैं कि निवेशक ये मान के चलता है कि नहीं ये कंपनी चूंकि कई सालों से है, लिस्टेड है, चलिए इसमें पैसा सेव रहेगा। बहरहाल इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन लक्ष्मी सुब्रमण्यम नाम से हमारे कॉलर एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, क्या है आपका सवाल? Sir, I'm staying in Chembur. I've got my FD with Elder Pharma. Okay. So it is actually 50,000 each 2 FDs I have.
So it's 1 lakh rupee. The thing is, they have not given me the principal amount. I'm behind them. They are just giving me a postponed date. They as on it, they have not given me a single pay. But they have cleared all their interest and all. They have not given me my principal amount. तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपको कैसे वापस मिल सकता है? हमारे साथ रवि नथानी जी मौजूद है। जी रवि जी, क्या कर सकती हैं लक्ष्मी जी इस सिलसिले में? जी नमस्ते लक्ष्मी जी, मैं रवि नथानी कह रहा हूँ। आपसे पिछली बार भी मेरी बात हुई थी इस एल्डर फार्मा के लिए। आपने मुझे ईमेल आज किया है। हाँ, आज मैंने वो ईमेल पढ़ा है आपका। यू नो, आई हैव गॉन थ्रू योर ईमेल एंड आई वांटेड टू नो वन मोर थिंग। हैव यू कंप्लेंट इन द कंपनी लॉ बोर्ड? I'm going to do that, sir. Okay. That's what I'm thinking now, because I was just waiting for all these postponed dates. Final date they gave me is actually January 15th. Correct. So that day is also gone now. Correct. So I feel I must go to the law board now. You have to have. Shall I proceed with that? You know what you have to do is, first thing is you have to go to the company law board, and certainly if you have any issues with regards to going to the company law board, you can contact us. We will help you out to make sure that your application is being registered there. And on the other criteria, as I have received your email today, I will go through the email. I will go through all the documents, and I will make sure that I speak to the company people, if possible. They are answering to our replies, and then let us see what they are replying back. Because if they have committed that they have to pay you on time, then there should be some some amount to be given back to you. It's actually 1 lakh, sir. 2 FDs I have, 50,000 each. Okay. They have not send any this thing intimation or so forth as on date. I've already spoke to them regarding this to FD people. Where they is have their not office? given me any assurance now. Where is their office located, ma'am? Pardon? Where is their office located? To whom are you speaking currently? I think it is Sanjeev, and one more is I don't remember the other one's name. Today I spoke to Sanjeev, and I also spoke to law board. They have given me all the details and all. Okay. So how to approach those people? Either I have to send my letter through registered the thing through post office, or the other thing is I have to hand over the things personally. Correct. That's what they were telling me, law board. Correct. Let me find out what is to be done, sir. Okay. No problem at all, ma'am. Sir, I think I spoke to you before also regarding this. Correct. You have spoken to me. Yes, you have spoken to me about this, and I was waiting for your email, but today I have checked your email. We have received your email today. Right. Yeah. Right. So we will go through it, and we will let you know what exactly the progress Please. is. Yeah, please do that. I will also talk to do the needful regarding the law board. No problem at all. शुक्रिया लक्ष्मी जी कॉल करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर मिला होगा। आप लॉ बोर्ड में इसकी शिकायत कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती तो आप स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रवि, जिस तरह से लक्ष्मी जी के जुड़ने से पहले मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि इन्वेस्टमेंट एक अलग प्रक्रिया है, और उससे पहले तैयारी करना उसकी, और किसी कंपनी के लिए रिसर्च करना कि वो कंपनी कैसी है, क्योंकि अक्सर वो कई नामी कंपनियां होती है, पहले से लिस्टेड होती है, जैसा आपने बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में। फिर कस्टमर ये कैसे पता लगाए कि वहां पर धोखे के या गड़बड़ के चांसेस हैं? जी देखिए, ये तो काफ़ी टेक्निकल आंसर है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ 10 में से 5 लोगों को समझेगा, 5 लोग अभी भी सोचेंगे हम क्या करें। हर इंडस्ट्री के एक स्पेशलिस्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, पता नहीं क्या होता है, इन्वेस्टर्स को ये सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करनी, चलो मुझे किसी ने एक टिप दे दी, मैं उसके सहारे चल पड़ा। एक अनड्यू ट्रस्ट हो जाता है, एक जीरो टॉलरेंस का ट्रस्ट हो जाता है किसी के साथ, कि बस आज इस बंदे ने मुझे कह दिया, अब मैं इसी की गाड़ी में बैठूंगा और जो भी है मेरा जिंदगी फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंडस्ट्री का, जैसे मैंने कहा कि एक एक्सपर्ट होता है, आप उससे सलाह कर सकते हो, उनके चार्जेस होते हैं, लेकिन आप वो चार्जेस के डर के कारण एक अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, कम से कम बच जाएगी। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ ब्रॉडली, मैं अपने इन्वेस्टर्स को या अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए एडवर्टाइजमेंट्स देती है, पहले तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 5 साल में ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो वो बहुत ही आसानी से आप कंपनी के वेबसाइट पे भी देख सकते हो,
और अगर कंपनी वेबसाइट पे सपोज वो डिटेल्स आपको नहीं मिलती हैं तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, जहां पे कंपनी के ये नाम लिखिए और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 5 इयर्स। देखिए ये मैं बहुत ही हमारे सरल साथ एक और माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगा। दयाल साहब हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। राज दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 11 न्यूज पर। क्या सवाल है आपका? मैंने एक बजाज एयरलाइंस से एक यूनिट गेन प्लान था, उसमें पैसे जमा किए थे 20,000 रुपए। ठीक है। तो 20,000 रुपए जमा करने के बाद में मैं तीसरी किस्त वहाँ जमा नहीं कर पाया और उन्होंने फिर मुझे न तो कोई नोटिस दिया न कुछ किया और मेरी पॉलिसी वो लैप्स कर दी और 2950 रुपए मुझे वापस किए हैं। मैं उनके पास में भी गया कि भाई मेरे 20,000 रुपए जमा हैं, आप उसे वापस करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यूनिट गेन प्लान है, आपके पैसे वापस नहीं होंगे। रवि जी, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कौन से वर्ष में निकाली थी? तो ये मैंने 2010 में लिया सर। 2010 में पॉलिसी निकाली थी आपने। वो 2010 का प्रीमियम भरा था? नहीं ये सर, हाँ 10 का 6, सॉरी सर, ये 23/12/2006 में मैंने ली है ये पॉलिसी। 2006 में आपने पॉलिसी ली? अच्छा। हाँ, तो 2006 6 का में प्रीमियम भरा। हाँ, और 2007 का प्रीमियम भरा मैंने। ओके, 2 साल आपने प्रीमियम उस चीज का भरा? जी हाँ। तो 1 साल का प्रीमियम था 20,000 रुपए, 1 साल का 10,000। 10,000, 1 साल का 10,000, तो टोटल आपने 20,000 प्रीमियम भरे हैं 2 साल के लिए। सर ठीक है। अब ये जो पॉलिसी थी कितने साल की थी? ये उन्होंने यही बताया था जब पॉलिसी ली गई थी कि 3 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं और उसके बाद में कोई जमा नहीं करना है। अच्छा। 5 साल बाद से आपको रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो पॉलिसी उन्होंने जो कही थी 20,000 रुपए या आपको 10,000 हर साल देनी है, वो उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे? हाँ बिल्कुल है, पॉलिसी नंबर है मेरे पास में। जी नहीं, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन्होंने ऐसी कुछ लिखी हुई है कि 3 साल तक ही आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाओगे? नहीं ऐसे नहीं था, उन्होंने ये समझाया था कि कम से कम 3 साल तो आपको करना ही है, आगे जितना करना चाहेंगे तो उतना आपके लिए बेनिफिट। ठीक है। आप एक काम करिए, मुझे आप ईमेल करिए ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट सारी पढ़नी पड़ेगी और उसी बेसिस पे मैं एक उस पे हम सोल्यूशन आपको बता पाएंगे कि आखिर आप क्या कर सकते हो और कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक। हाँ, तो मैं उसके आपको पॉलिसी नंबर तो दे सकता हूँ। हाँ, पॉलिसी नंबर और पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स है ना आपके पास, हाँ। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके आप हमें ईमेल कर दो। वो ईमेल जैसे हमें रीड मिलेगा, हमारी पूरी टीम उसे कोशिश करेगी पढ़ने की, समझने की और कंपनी से कांटेक्ट भी करने की कोशिश करेगी। जैसे हमें पता चलेगा कि क्या स्टेटस है आपके पूरे केस का, हम आपको रिवर्ट करेंगे। रवि जी, आप अपनी ईमेल आईडी एक बार जयदयाल जी को हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, complain@11news.com। जो इस पे आपकी फ्लैश जो हो रही है, बिल्कुल, उसी जो पर। फ्लैश हो रही है आप उसी हाँ जी। पर संपर्क कर सकते हैं। वो सीधे रवि जी तक वो शिकायत पहुंचेगी और उसका जो भी सबसे बेहतर हल होगा या जो भी तरीका होगा शिकायत का, वो रवि जी की तरफ से आपको समझा दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, मैं इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं, खैर मेरे ख्याल से नहीं जुड़े हैं शायद, मैं इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे इंश्योरेंस के भी ऐसे मिस सेलिंग के केसेस आते हैं जहाँ पे वो वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन वो चीज़ों पे सामने नहीं आते। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। इन्वेस्टर को पॉलिसी पेपर जो मिलता है, जो वायदे उनको दिया गया था पॉलिसी एजेंट से, पहला जो पॉलिसी एजेंट उनको पॉलिसी समझा रहा है उस चीज की पूरी डिटेल्स उनको ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, कई बार ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली हालत निवेशकों के साथ हो जाती है, तो उससे बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तमाम जांच पड़ताल के बाद ही जो भी रकम निवेश की जा रही है वो उसके बाद और ये क्लियर हो जाने के बाद ही निवेश करें। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।